गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का प्रकाश शेखावत की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में मेंडल की वंशानुगति के नियम 3 थे। पहला नियम था प्रभाविकता का नियम, दूसरा युग्मक शुद्धता या पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यय का नियम, जिनकी डिटेल हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रभाविकता का जो नियम है उसके 2 अपवाद थे। उन अपवादों या प्रभाविकता के नियम में जो विचलन थे या वंशानुगति के नियम में जो विचलन है उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है अपूर्ण प्रभाविकता। ये क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविकता। देखिए, सबसे पहली बात यह है प्रभाविकता के नियम का अपवाद। ये प्रभाविकता का जो नियम है अर्थात F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी जीन भी होते हैं लेकिन वो प्रकट नहीं होते। उसका अपवाद है। अपूर्ण प्रभाविकता की जो खोज है वो जर्मनी के एक वैज्ञानिक था, कार्ल कोरेंस ने की। जर्मनी वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस ने किसकी खोज की? अपूर्ण प्रभाविकता की। और इसकी खोज जो है मिराबिलिस जलापा, एक पादप का जिसको ओरोक्लॉक भी कहते हैं, इसमें की गई। देखिए, इसको समझाने के लिए उन्होंने एक मिराबिलिस जलापा के पादप लिए। उसमें लक्षण था प्रभावी लक्षण और दूसरा था अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण में जो पादप था मिराबिलिस जलापा का, उसके पुष्प लाल थे। अप्रभावी में जो पुष्प थे वो कैसे थे? सफेद। इसके लिए हम जीन देखिए रेड RR और यहाँ पे हमने ले लिया छोटे r। अब देखिए युग्मक बनाएंगे। युग्मक बनाने के लिए मियोसिस होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन। इसमें भी मियोसिस और इसमें भी क्या हुआ? मियोसिस। यहाँ पे एक R, यहाँ पे एक R, दोनों के मध्य क्रॉस कराया, बड़ा और छोटा R। पीढ़ी कौन सी? F1 दोनों है तो कौन सी होगी? समयुग्मजी या विषमयुग्मजी? विषमयुग्मजी। और इसमें क्या होता है? प्रभाविकता के नियम में तो F1 जो पीढ़ी है उसमें प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है, अर्थात सारे पुष्प कैसे होने चाहिए? लाल। लेकिन ये प्रभाविकता के नियम को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसके जो पुष्प होंगे वो कैसे होंगे? गुलाबी, पिंक फ्लावर होंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी एवं
अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। अर्थात लाल पुष्प मीराबिली जरापा के लाल पुष्प व सफेद पुष्प वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराने पर F1PD में लाल पुष्पों के स्थान पे गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न होते हैं। अब देखिए इसकी कौन सी पीढ़ी बनाएंगे, F2PD। F2 जनरेशन के लिए हम कौन सा परागण कराएंगे, स्वपरागण कराने के लिए अब हमें युग्मक बनाने पड़ेंगे। इसके लिए देखिए डब्बे बना दूं, कितने, 4। स्वपरागण में उसका परागण सिर से बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा बड़ा बड़ा, इस एक को इन दोनों से, इस एक को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा आर छोटा छोटा छोटा। दोनों बड़े आर हैं तो कौन सा होगा, रेड। बड़े आर के लिए रेड है, बड़ा आर छोटा आर है तो कौन सा होगा, पिंक। यहाँ पे भी कौन सा होगा, पिंक, और यहाँ पे कौन सा होगा, व्हाइट होगा। इसलिए अपन क्या निकालेंगे, F2PD का लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप को हम कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, सबसे पहले रेड, फिर कौन है, पिंक, और फिर कौन है, व्हाइट। 1:2:1। ये तो ये होगा। आपसे पूछे अपूर्ण प्रभाविकता में F2PD का अनुपात कितना आएगा, 1:2:1। अब ध्यान देना इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछ ले F2PD में लाल पुष्प वाले पादपों की प्रतिशतता, लाल पुष्प वाले पादपों की प्रतिशतता क्या होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो देखिए लाल वाले कितने पादप हैं, 1, टोटल पादप 4, प्रतिशत कितने पे, 100 पे कितना आएगा, 25। अगर आपको यही क्वेश्चन और पूछ ले F2PD में लाल की जगह कौन सी पुष्प आ गया, गुलाबी पुष्प वाले पादपों की प्रतिशतता, गुलाबी कितने हैं, 2 × 4 = 100 बराबर कितने परसेंट, 50। अगर इसकी जगह आपको सफेद पुष्प वाले पूछे तो सफेद पुष्प के लिए अगर आप निकालेंगे तो 1/4 × 100 बराबर कितने होंगे, 25%। तो ये अपूर्ण प्रभाविकता है जो प्रभाविकता के नियम को फॉलो नहीं करता। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है इसमें, सह प्रभाविकता क्या होता है, देखिए सह प्रभाविकता को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। सह प्रभाविकता को डोमिनेंस। सह प्रभाविकता यह भी प्रभाविकता के नियम का अपवाद है, प्रभाविकता के नियम का अपवाद है। अब देखिए नाम से पता चल रहा है सहकार क्या होता है, साथ साथ, प्रभाविकता का अर्थ होता है प्रकट होना, यानी साथ साथ प्रकट होना। देखिए प्रभाविकता के नियम में क्या होता है कि F1PD में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है प्रभावी के साथ साथ कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे,
प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों का संतति में साथ साथ प्रकट होना, संतति में साथ साथ प्रकट होना सह प्रभाविता कहलाता है। यानी F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही लक्षण प्रकट होते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है, एक तो है रोअन गाय है और दूसरा एग्जाम्पल है मनुष्य का AB ब्लड ग्रुप। ये दो एग्जाम्पल। अब हम क्या करते हैं, रोअन गाय का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रभावी लक्षण और दूसरा कौन सा है, अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण के लिए देखिए, एक गाय है जिसके बाल लाल हैं, तो इसके लिए अपन लिखेंगे लाल गाय। लाल गाय का मतलब ऐसी गाय जिसका कलर लाल है, और एक गाय है जिसका काली गाय यानी इसके बालों का रंग काला है। ये है प्रभावी लक्षण। अब इसके लिए क्या लेंगे, जीन RR और इसके लिए ले लिया हमने क्या, WW। अब देखिए इससे युग्मक बनाइए। युग्मक बनाने के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी। क्रॉस करवा दिया R और W। कौन सी पीढ़ी है, F1। F1 पीढ़ी में प्रभाविता के नियम से तो F1 पीढ़ी में सारी गायों का कैसा होना चाहिए था, लाल। लेकिन यहाँ पे लाल और काली दोनों ही रंग प्रकट होते हैं। चितकबरी गाय, कहीं पे लाल और कहीं पे काली, तो जो चितकबरी गाय, कौन सी गाय, चितकबरी गाय। इस चितकबरी गाय को अपन क्या कह देते हैं, रोअन गाय। अब इसकी कौन सी पीढ़ी बनाएंगे, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी के लिए हम क्या कराएंगे, इसके मध्य क्या करेंगे, क्रॉस। क्रॉस के दौरान क्या बनेगा, देखिए चार डब्बे बन गए, RW, यहाँ पे RR, यहाँ पे RW, यहाँ पे RW और यहाँ पे WW। बडार है तो गाय कौन सी होगी, रेड। RW तो कौन सी होगी, रोअन। यहाँ पे भी कौन सी होगी, रोअन। और यहाँ पे कौन सी होगी, ब्लैक या व्हाइट, व्हाइट या ब्लैक। अब देखिए इसमें क्या होगा, F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप यानी क्या निकालेंगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप RR, RW और WW 1:2:1। ये F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप होगा। यह भी प्रभाविता के नियम का क्या है, अपवाद। अगली बात करें, अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग, बहुविकल्पी जीन क्या होते हैं। देखिए इसके बाद बहुविकल्पी जीन। बहुविकल्पी जीन ऐसी जीन जिसके 2 से अधिक विकल्प या एलील होते हैं।
एक जीन के जब एक से ज्यादा विकल्प होते हैं ना, उसे बहुविकल्पी जीन कहते हैं। तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, ऐसे जीन जिसके दो से अधिक विकल्प, या इसको बोले तो एलील होते हैं, उसे बहुविकल्पी जीन कहते हैं। कौन सी जीन कहेंगे? बहुविकल्पी। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप, यानी मनुष्य का रक्त समूह बहुविकल्पी जीन का क्या है? एग्जाम्पल। देखिए, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। मानव के या मानव का ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। मानव का ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? 4। कौन कौन सा होता है? ए, बी, AB और O। देखिए, ये 4 प्रकार के जो विकल्प है, यानी चारों विकल्प एक ही जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। चारों ब्लड ग्रुप किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? एक ही जीन के। और ब्लड ग्रुप में क्या होता है? एक जीन के 3 विकल्प, यानी जीन कितनी है? एक, और विकल्प कितने हैं? 3। परिभाषा में क्या दिया था? ऐसी कोई जीन जिसके 2 से अधिक विकल्प होते हैं, जबकि ब्लड ग्रुप में तो एक जीन के कितने विकल्प हैं? 3 हैं। इसलिए ब्लड ग्रुप कौन सा है? बहुविकल्पी जीन का एग्जाम्पल। 3 विकल्प कौन कौन से हैं? IA, IB और IO। कितने विकल्प हो गए? 3। इसमें से देखिए, प्रभावी विकल्प कौन सा है? प्रभावी विकल्प है IA और IB। फिर बात करते हैं, अप्रभावी विकल्प कौन सा है? इसका है I0। ये है प्रभावी विकल्प। अब अप्रभावी विकल्प है, तो मानव का जो ब्लड ग्रुप है, मानव रक्त समूह के कुल 6 जीनोटाइप होते हैं। जीनोटाइप का मतलब जीन प्रारूप। जीन प्रारूप कितने हैं? 6। कौन कौन से? देखिए, डिटेल से जानते हैं हम लोग, या इसको यहाँ पे बनाते हैं। कौन कौन से हैं वो 6? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे लेते हैं सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे हम लेते हैं ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे हम लेते हैं जीनोटाइप। देखिए, ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए, सीरियल नंबर ए, ब्लड ग्रुप ए के 2 है, IA, IB। ये तो कौन सा है? विषम युग्मज रूप है इसका ये। अब देखिए, IA और I0, ये कौन सा रूप हो गया इसका? समयुग्मज। तो ब्लड ग्रुप ए के कितने विकल्प हो गए? कितने जीनोटाइप हो गए? 2।
दूसरा है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी का क्या होगा, आई ए और आई बी, ये विषम है और ये क्या है, सम। आई बी, ये कौन सा रूप हो गया, समयुग्मजी। आई बी और आई जीरो, ये कौन सा हो गया, विषम युग्मजी। तीसरा कौन सा है, ए बी ब्लड ग्रुप है, आई ए और आई बी, ये इसका कौन सा रूप है, विषम युग्मजी। चौथा कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप है, आई जीरो, ये कौन सा रहेगा, समयुग्मजी। तो बताइए मानव रक्त के कुल कितने जीनोटाइप हो गए, 6 कैसे हुए, ए के कितने हैं, 2, बी के 2, ए बी के 1 और ओ का कितना है, 1। ये हो गया बहुविकल्पी जीन। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है घातक जीन क्या होता है। घातक जीन, देखिए घातक जीन की जो खोज है वो की थी एल कुएनोथ ने चूहे में खोज की। तो एल कुएनोथ ने किसने खोजा, चूहे में। घातक जीन किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी जीनें अगर समयुग्मजी अवस्था में उपस्थित होती है, ऐसी जीनें जो जीवों में समयुग्मजी अवस्था में उपस्थित होती हैं, अगर समयुग्मजी अवस्था में है तो उनके कारण जीव की मृत्यु हो जाती है। ऐसी जीनों को घातक जीन और जीनों के इस गुण को घातकता कहते हैं। तो परिभाषा होगी, ऐसे जीन जिनकी समयुग्मजी, ऐसे जीन जिनकी समयुग्मजी अवस्था के कारण जीव की मृत्यु होती है, जीव की मृत्यु होती है, उसे घातक जीन कहते हैं। तथा जीनों के इस गुण को, जीनों के इस गुण को घातकता कहते हैं। अब देखिए क्या है कि Y और Y दोनों बड़े Y हैं, तो ये कौन सी अवस्था में है, समयुग्मजी। अगर दो बड़े Y समयुग्मजी अवस्था में हैं तो चूहे का जो रंग है वो कैसा होगा, पीला, और चूहा क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। अगर चूहे में बड़े वाई समयुग्मजी अवस्था में है तो चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। देखिए बड़ा वाई और छोटा वाई कौन सी अवस्था हो गई, विषमयुग्मजी अवस्था में है। तो चूहे का रंग पीला होगा, रंग तो पीला होगा, लेकिन चूहा कैसा रहेगा, जीव। क्यों, रंग से मतलब नहीं, जीव कौन सी अवस्था में है, विषमयुग्मजी। छोटा वाई कौन सी अवस्था में होगी, समयुग्मजी अवस्था में है, लेकिन छोटे वाई है तो चूहे का रंग अब कैसा हो जाएगा, भूरा, और चूहा कैसा रहेगा, जीव।
स्वर कैसा रहेगा? जीवित। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जीव जब समयुग्मजीय अवस्था में होती है तो जीव की मृत्यु हो जाती है। उसका कारण है घातकता। घातकता का अनुपात होता है 2:1, क्योंकि एक जीव की घातकता के कारण मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको लर्न करना है। घातकता का जो अनुपात है वो कितना होता है? 2:1। अगली हम बात करें तो अगला टॉपिक हम लेते हैं बहुप्रभाविता क्या होती है। अगला टॉपिक हम लेते हैं बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता यानी बहुत सारे प्रभाव प्रकट करना। इसका मतलब ये हुआ कोई भी जीन है, जीन कितनी है? एक, और लक्षण कितने हैं? अनेक। यानी जब एक जीन से अनेक लक्षणों का निर्धारण होता है तो बहुप्रभाविता कहलाती है। परिभाषा भी जब एक जीन से 2 से अधिक लक्षणों का निर्धारण होता है। जीन कितनी है? एक, और लक्षण कितने हैं? अनेक। यानी एक जीन से जब 2 से अधिक लक्षणों का निर्धारण होता है उसे बहुप्रभाविता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फल मक्खी। ड्रोसोफिला के उदर का आकार व पंखों का रंग, आकार बोल दो चाहे आकृति। तो देखिए ड्रोसोफिला है, एक तो है उसके उदर की आकृति यानी पेट की आकृति कैसी है, और दूसरा पंखों का रंग। लक्षण कितने हो गए? 2, और इसको कंट्रोल कितनी जीन करेगी? 1। तो जब एक जीन से 2 से अधिक लक्षणों का निर्धारण होता है उसे बहुप्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल या ड्रोसोफिला की उदर की आकृति और उसके पंखों का रंग। दूसरा हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं दांत कोशिका रक्तता, जिसको इंग्लिश में सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया रोग क्या है? सबसे पहले यह एक अप्रभावी विकार, अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न आनुवांशिक विकार। कौन सी जीन के कारण है? अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होने वाला एक आनुवांशिक विकार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। एक्चुअल में यह जो विकार है वो यह विकार 11वें गुणसूत्र के कारण है। 11वें गुणसूत्र के कारण
अब 11वां गुणसूत्र लिंगीय गुणसूत्र है या अलिंगीय गुणसूत्र है। तो अगली बात हो जाएगी यह अलिंगीय अप्रभावी विकार, अलिंगीय अप्रभावी विकार है। कौन है? सिकल सेल एनीमिया। अगली बात याद रखना, जिस व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया होता है उसको कभी भी मलेरिया नहीं होता। क्यों? मलेरिया जो रोग है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, तो उसको वृद्धि करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, आरबीसी की आवश्यकता होती है। लेकिन इस रोग में क्या है, आरबीसी प्रभावित होने के कारण यह रोग नहीं होता है। तो जिस व्यक्ति के सिकल सेल एनीमिया रोग है उसको लाइफ में कभी भी मलेरिया रोग नहीं होगा। देखिए यह विकार क्या है, इस विकार को हम डिटेल से समझते हैं। ये है ह्यूमन, मनुष्य। ये मनुष्य का हो गया कौन? ब्लड में कौन होता है? आरबीसी। और आरबीसी का लागन किसके कारण? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण, पिगमेंट्स के कारण। हीमोग्लोबिन में दो चीजें हैं, एक तो है हीम तो कौन है इसकी? हीम तो है लोहा, ब्लड में जो लोहा Fe2+ के रूप में। और दूसरा है ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोबिन। ग्लोबिन जो प्रोटीन है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कितनी है? 4 श्रृंखलाओं में याद रखना 2 श्रृंखला अल्फा की और 2 श्रृंखला बीटा की होती है। 2 चेन अल्फा की और 2 चेन बीटा। अल्फा की जो चेन है वो सभी में इक्वल होती है, चाहे रोगी हो और चाहे रोगी नहीं। क्या होता है, जो व्यक्ति रोगी होता है उसमें क्या होता है? बीटा श्रृंखलाओं के 6वें स्थान पे ग्लूटामिक एसिड होता है। ग्लूटामिक एमिनो एसिड होता है। कौन सा एसिड है? ग्लूटामिक। तो क्या होता है, 6वें स्थान पे ग्लूटामिक की जगह कौन सा? वेलिन एमिनो एसिड प्रतिस्थापित हो जाता है। कौन सा एमिनो एसिड? ग्लूटामिक होता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 6वें स्थान पे कौन सा आ गया? वेलिन आ गया। वेलिन आने के कारण जो आरबीसी है वो गोलाकार न रहता है। आरबीसी गोलाकार न रहकर हस्याकार हो जाती है। और जब आरबीसी हस्याकार होगी तो O2 का परिवहन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आरबीसी हस्याकार होने से आरबीसी आपस में चिपक जाएंगी। चिपक जाने से O2 का परिवहन नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा? व्यक्ति को मूर्छा के साथ मृत्यु भी हो सकती है, यानी बेहोशी होगी और बेहोशी के दौरान उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इस रोग में क्या होता है कि रक्त में आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसमें कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाएं थी? 4, 2 अल्फा की और 2 बीटा। चाहे रोगी हो चाहे रोगी नहीं हो, सभी में अल्फा की श्रृंखलाएं समान और बीटा की श्रृंखलाओं में क्या हो जाता है? चेन। तो जिसमें सिकल सेल एनीमिया रोग होगा उसमें क्या होगा? ग्लोबिन प्रोटीन की बीटा श्रृंखलाओं में 6वें स्थान पे ग्लूटामिक की जगह कौन आ गया? वेलिन एमिनो का प्रतिस्थापन हो जाता है, जिससे आरबीसी गोलाकार न होकर के हस्याकार हो जाती है। जब आरबीसी हस्याकार हो जाएंगी तो आपस में चिपक जाएंगी। चिपकने से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, जिससे व्यक्ति की बेहोशी होगी और बेहोशी के साथ में कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है।